इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी गहरा हूं। मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं। मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। न ठहरा था न ठहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा। जय हिंद देशवासियों, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कर्नल निखिल दीवान जी आर्मी से रिटायर्ड हूं और अब मैं डायरेक्टर निक्स एकेडमी हूं, जो कि तीनों सेनाओं में अधिकारी लेवल की ट्रेनिंग देता है। वंदे मातरम। आप सबको 72nd गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कर्नल आशीष मंगरूलकर इंदौर से हूं और मैं उस परिवार को बिलोंग करता हूं जहां मेरे 5 में से 4 भाई आर्मी नेवी में रहे हैं। 6 सगे भतीजा भतीजी आज भी आर्मी नेवी एयरफोर्स में रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं आज भी, और बड़े भाइयों के 2 जवान भी अभी आर्मी में हैं। मैं वंदना नेमा, मेरे हस्बैंड मेजर जनरल श्रीकांत नेमा है। मेरा नाम है श्रीकांत नेमा। मैं आर्मी मेडिकल कोर में करीबन 37 साल सर्विस करके मेडिकल कोर में मेजर जनरल के रैंक से रिटायर हुआ था। सियाचिन ग्लेशियर हमारे लिए बहुत अहम है। एक तो ये वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो -60 डिग्री तक भी नीचे चला जाता है, और उसकी जो एल्टीट्यूड है जिसको कहते हैं ऊंचाई, वो आपकी 16,000 फीट से लेके 21,000 फीट तक। जैसे जैसे हाइट गेन होती है कि ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। जैसे जितना ऊंचाई पे जाएंगे उतना ऑक्सीजन कम होता है। जब ऑक्सीजन कम होता है तो उसके बहुत सारे शरीर के ऊपर इफेक्ट्स पड़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जैसे हाईएस्ट बैटलफील्ड, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ जो कैजुअल्टीज़ होती है, वहाँ जो चैलेंजेस हैं सोल्जर्स के लिए और हमारे आर्मी के लिए, वो काफ़ी चैलेंजिंग है। मतलब उस तरह का बैटलफील्ड दुनिया में आज तक कभी बना नहीं, हिस्ट्री में कभी और अभी भी नहीं है। जो हवा चलती है उसकी भी स्पीड 60 से लेके 90 किलोमीटर पर आवर की होती है। मतलब उसमें एक आदमी आप खड़े नहीं हो सकते, आपको वो उड़ा के ले जाए। ये इंडियन आर्मी है जो वहाँ पे दुश्मन को 1 इंच भी उसने आगे नहीं आने दिया है। और सियाचिन ग्लेशियर में आप देखेंगे कि सूबेदार मेजर पाना सिंह साहब थे, जिनकी एक बैटल हुई थी जिसको क्वैक पोस्ट कहते थे, आजकल 21,000 फीट पे उसको बाना पोस्ट कहते हैं। तो दुश्मन से 1984 में हमने छीन के सियाचिन ग्लेशियर हमारे पास लिया है। वो इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी फख्र की बात है। सियाचिन ग्लेशियर में जब जाता है तो चैलेंजेस कई तरह के होते हैं। पहली बात तो आप देखेंगे कि जैसे हम आपको बताया कि डायरेक्ट इंडक्शन आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आपके बॉडी को तैयार करना पड़ता है। इक्विपमेंट्स, जो फाइटिंग मशीनरी है जिससे कि आप वहाँ पे फाइट करते हैं एनिमी के साथ,
जहाँ तो वहाँ पे जो आपके राइफल के तेल होते हैं -60, -40, -30 डिग्री सेंटीग्रेड में वो जम जाते हैं। आपके सिवाय हेल्थ के जो बताया लोगों ने कि हाई एल्टिट्यूड पल्मोनरी एडिमा आपको हो सकता है, चिल ब्लेंस हो सकते हैं, आपने खुद की हिफाजत नहीं रहेगी तो आपकी उंगलियां भी काटने की नौबत आ सकती है। अब इन जवानों के ऊपर दूसरा प्रॉब्लम होता है साइकेट्रिक प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकली ये जो लोग होते हैं इनके मन में एक तरफ का डर भी होता है, उत्साह के साथ में जो डर होता है वो डर के साथ में उनको रहते हैं। बट हम उनको इतना ब्रीफिंग कर देते हैं, हम उनको इतना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अच्छे से बताते हैं कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी अगर वो नियमों के हिसाब से काम करें। एक सबसे बड़ा चैलेंज जो सियाचिन में आता है वो है सबका मोराल हाई बना के रखना, क्योंकि वहाँ पर अकेलापन बहुत महसूस होता है, अपने परिवार से कट ऑफ रहते हैं और एक छोटे से इग्लू में 5-6 लोग रहते हैं, जिसमें कि उनको कई बार तो 2-2, 3-3 महीने नहाने तक भी नहीं मिलता है और ठंड की वजह से किसी भी मेटल धातु को छूना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसी परिस्थितियों में उस राइफल से या उस इक्विपमेंट से दुश्मन यानी पाकिस्तान के ऊपर गोलियां चलाना इतने सारे 2-3 लेयर के ग्लव्स पहन के, ये भी एक बहुत कठिन होता है। दूसरा जब चढ़ते हैं तो क्या होता है कि पहाड़ में बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी एकदम स्टीप क्लाइंब होता है तो रोप क्लाइंबिंग करनी पड़ती है हमको, रोप वगैरह लगा के फिर ऊपर जाना पड़ता है। उस समय स्लिप होकर नीचे आने का बहुत खतरा होता है, इसलिए उस समय भी काफ़ी सावधानी रखना पड़ती। वहाँ पे रोड्स माकूल नहीं है क्योंकि उस एरिया में लगातार लैंडस्लाइड होती रहती है और जैसे हम जानते हैं कि पूरा हिमालय जो है वो नियो माउंटेन है एक तरह से, तो उस वहाँ पे भूस्खलन काफ़ी आम बात है। ज़्यादातर हमारे जवानों की फैमिलीज विलेज में रहती है, वो तो हमसे भी ज़्यादा परेशान होते हैं। उनके साथ बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी खेती बाड़ी होती है, ऐसे में उनके हस्बैंड काफ़ी दूर होते हैं फील्ड में, तो आना जाना इतना मुश्किल। फिर उनको ये भी फिक्र होती है कि वो वहाँ किस हाल में होंगे। जैसे वहाँ ज़्यादातर क्या होता है कि एक तरफ पहाड़ियाँ होती है, एक तरफ खाई होती है, फिर जब उनका कॉन्वॉय वगैरह जाता है तो ऐसे में कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। हमें यहाँ पर दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है लॉजिस्टिक्स मेंटेनेंस की। जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम वहाँ पर जो भी होगा वो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए होगा। वो हेलीकॉप्टर्स जहाँ लैंड कर सकते हैं वहाँ तो जो सामग्री है वो ठीक ठाक पहुँच जाती है, पर जहाँ लैंड नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे पैराशूट के ज़रिए ड्रॉप किया जाता है। अब हवा अगर बहुत तेज़ चली है तो वो पैराशूट बहुत दूर कहीं चले जाएगा, और अगर आपके पास में भी वो गिरा है पैराशूट और आपने उसको सही वक्त सही समय पर उसको रिट्रीव नहीं किया, उसको नहीं निकाला, तो वो बर्फ़ के अंदर वो दब जाएगा और उसका मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए जब एक जवान या एक अफसर है, मोस्टली हमारे यंग अफसर में बहुत उत्साह होता है, इतना ज़्यादा होता है कि बस वो सोचते हैं कि मैं 1 मिनट में, मैंने अभी हमको इधर छोड़ा है, वो जितनी जल्दी ओवर स्पीडिंग करेंगे, जाके पहुंच जाएंगे। उनको इतना उत्साह होता है कि हाँ बस मैं लड़ाई के मैदान में पहुंचूं। और लड़ाई का मैदान है समझ लीजिए 12,000-15,000 फीट के ऊपर, अभी उसको जाना, उधर स्नोफॉल हो रहा है, ठंड एकदम कड़क है, -20 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर है, तेज़ हवा चल रही है। अभी उस हालत में उसको वहाँ पहुँचने में कई तरह की कठिनाइयाँ होती हैं। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो कि गुलमर्ग में है, यहाँ पर की सारी इनिशियल ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग बहुत टफ है। वहाँ पर हर एक जवान को, हर एक सोल्जर को उस बर्फ से जूझने के लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। फ्रैक्चर हो गया है या आपका स्पाइनल कार्ड में आपका पीछे बैकबोन जो है आपकी उसमें टूट फूट हो गई, ये कुछ हो गई, उससे इसको बहुत नुकसान होता है। कई जवान जो इस तरह से इंजर्ड हुए हैं वो बेचारे हमारे जो जवान हैं उनको कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी, मतलब कि जो कि वो ठीक नहीं हो सकती, अगर है तो पैराप्लीजिया हो गया। तो हमारे पास में पूना में एक बहुत बड़ा सेंटर है, पैराप्लीजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर। हम ऐसे जवानों को हम उसमें रखते हैं, उनको हम फिर एम्पावर्ड करते हैं, मतलब कि अपने आपको ये सब डिसेबिलिटी होने के बाद भी कैसे अपने आप को देखभाल करना है। कई लोगों को कंप्यूटर के छोटे छोटे पार्ट बनाने के लिए देते हैं। उधर में हमारा जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर,
उसमें हम उनको बुनना सिखाते हैं, उनको पेंटिंग करना सिखाते हैं। जिनके हाथ और पैर दोनों नहीं चल रहे, मैं जाके देखा उधर में जवान हमारे जो है मुंह में पेंसिल लेके वो अपना पेंटिंग करते, तो उनके मन में फिर वो होता कि नहीं अभी हम सब कुछ काम कर सकते हैं। सियाचिन में सेना का तो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है ही, साथ में मैं उन सारे एयरफोर्स के भी ऑफिसर्स और ऑल रैंक्स को सैल्यूट करता हूं जो कि उस सबसे विगम कठिन परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए पूरे सियाचिन को मेंटेन करके रखते हैं। और चूंकि ये हाई एल्टीट्यूड, सुपर हाई एल्टीट्यूड है, तो हेलीकॉप्टर की कार्यक्षमता भी ऑलमोस्ट 50% से कम हो जाती है। तो जो हेलीकॉप्टर 5000 kg उठा सकता है वो मात्र वहाँ पर 2000 kg ही उठा पाएगा। और उनके लिए जो हेलीपैड्स वहाँ पर बनाए गए हैं, उन हेलीपैड्स के ऊपर लैंड करना, उसमें से टेक ऑफ करना एक वाकई अदम्य साहस की मिसाल है ये। हमारी इंडियन संस्कृति में चैलेंजेस को लेना और स्वीकार करना और उसको उस पर जीत करके उसका खुश होना, ये तो हमारे इसमें इनग्रेंड है। आप देखेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी तो साक्षात परमेश्वर थे, इतने बड़े राजा थे, उन्होंने भी 14 साल जंगल में काटे, जंगल में काट के सारी तकलीफें झेली हैं। तो ये तकलीफें जो है ये सारी चीज़ें आती रहती है लाइफ में। सोल्जर की लाइफ में भी आएंगे, क्रिकेटर की लाइफ में भी आएंगे, बिजनेसमैन की लाइफ में भी आएंगे, नौकरशाह के लाइफ में भी आएंगे, घर में काम करने वाली बाई है उसकी दुनिया, उसकी भी तकलीफ रहेंगी। तो ये तकलीफें तो जीवन है ही, तकलीफों को पार करके उस पर विजय हासिल करना, ये हम भारतीयता की निशानी है। जय हिंद। मतलब अभी आप सोच सकते हैं कि हमारे जवान कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने आप को देश के लिए निछावर कर रहे हैं। आपको अगर मैं बता रहा हूँ कि 45 डिग्री -45 डिग्री में खड़ा है जवान और 60 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल रही है, उसको 2 घंटे वहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, उसको अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है, अपनी फिजिकल फिटनेस भी रखना है और सामने दुश्मन की गोली को भी बचना है। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा सहानुभूति, जितनी ज़्यादा मदद, कभी कोई सोल्जर को कोई किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो अपने आप को आगे बढ़ा के उस जवान को, उस अफसर को, उनको उनकी मदद करना चाहिए। जैसे स्टेशन में, ट्रेन में कोई जवान बेचारा अपने छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिली है, वो घर जाना चाहता है, उसका रिजर्वेशन नहीं है, वो किसी डब्बे में घुस जाता है तो उसको लोग बैठने को जगह नहीं देते। मतलब आप लोग को ये दयनीय स्थिति होती है कि वो जवान कभी कभी टॉयलेट्स में बैठ के आए हुए, क्योंकि उनको इतनी मजबूरी है, घर पहुंचना, छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से अगर वो जवान तकलीफ़ में है, आप उसकी किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं, आप ज़रूर करिए। ये मेरा एक आप लोगों को संदेश है और आपसे निवेदन। धन्यवाद। एक संदेश जो मैं आप लोग को, सारे देशवासियों को देना चाहूँगा, और वो ये है कि आज तक सियाचिन जब पोस्टिंग आती है तो सेना के एक भी जवान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, उल्टा वॉलंटियर किया है कि यस मैं सियाचिन जाऊंगा। अगर -50 डिग्री टेम्परेचर में वो न सिर्फ पाकिस्तानियों से लड़ रहे हैं, पर वहाँ की वेदर कंडीशन से लड़ रहे हैं, वहाँ की हवाओं से लड़ रहे हैं, एकांतवास से लड़ रहे हैं। आज इस 26 जनवरी के दिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब पूरे जोश के साथ उन जवानों के लिए दिल से 3 बार जय हिंद बोलिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।